हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आए, क्योंकि भाई आपको पता है कि आपके एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं और सिलेबस आपका, अगर हम अपने चैनल की बात करें तो बहुत सारा सिलेबस अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगर पर डे क्लास भी कराएंगे तो शायद सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हो सकता। थर्मोडायनामिक फर्स्ट, थर्मोडायनामिक सेकंड हम स्टार्ट कर चुके थे और उनको कंप्लीट भी कर चुके हैं। रादर देन उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, बहुत सारे यूनिट्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमने ये सोचा कि हम कंप्लीट सिलेबस की तरफ ना जाकर पहले हमारे जो एग्जाम्स आने वाले हैं हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लें। तो मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। ये बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए बात करें, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट बीएससी 6 सेम, और जो कि 2024-25 का पेपर है, पिछले साल का, पिछले सेशन का पेपर है। इसके अलावा और भी पेपर्स होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे ना। आपको पता है भाई, आपके पास में 2 पेपर होते हैं। ये आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम होता है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का रीजन क्या है भाई, आप कहेंगे सर ये वाले क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं हमारे पास, नहीं तो फिर कौन सा क्वेश्चंस आएंगे भाई। इस पेपर को सॉल्व करने का सीधा सीधा हमारे पास पर्पस ये है कि जब हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो हमें ये आइडिया रहेगा कि किन टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछे जाते हैं, या कितना टफ लेवल होता है क्वेश्चंस को पूछने का। इसके साथ साथ जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को हम साथ के साथ उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो हमने क्लासेस में पढ़ रखा है तो वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी हमने सिलेबस करा रखा है इस सेमेस्टर का वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहां जा सकते हो और इन क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो, जो अगर आपने नहीं करी है तो। क्योंकि बहुत बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक की जो भी हमारे पास क्लासेस होती हैं वो सारी हमने करी थी, ठीक है। मुझे लगता है उन क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हमने करी थी। तो नाउ अभी हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो आपको बता दिया हमने 2024-25 का हमारे पास में क्या है, पेपर है। सेकंड पेपर है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, और इसके तुरंत बाद हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जो भी हमारा पेपर हो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि भाई एक दो क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं, ये इसमें जो पेपर में आई थिंक 100 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो 100 क्वेश्चंस हमको करने, ये ऑब्जेक्टिव पेपर मैंने लिया है। और अगर किसी की यूनिवर्सिटी में आपका थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर आता ना, तो थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर के लिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको एक साथ ले आऊंगा ना। एक साथ लाकर मैं आपके पास जो भी होगा उनका सॉल्यूशन करा दूंगा। यदि आपके पास पहले से कोई पेपर है, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पास, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, थ्योरेटिकल पेपर वहां पर आता है और आप चाहते हो कि सर मुझे ये सॉल्यूशन जानना है, किस तरह से कितना लिखना है, कैसे करना है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसका फोटो या फिर उसका पीडीएफ बनाकर आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से मिल जाएगी, या मेरे खुद के नाम सत्येंद्र कुमार के नाम से मिल जाएगी, तो आप वहां पर सेंड कर सकते हो मेरे को। तो मैं वहां से देखकर आपको उसका भी सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। अगर आप भेजना चाहो अपनी यूनिवर्सिटी का, अलग यूनिवर्सिटी से हो, तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, नाउ अभी हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो भाई हमारे पास में इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास में टोटल 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब 100 के 100 हमको सॉल्व करने, ठीक है। तो चलिए फिर वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में सुनो। आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको पता भाई डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, कुछ भी उसने, मतलब हम बोल सकते हैं डीप जाने की ही कोशिश नहीं की है। डायरेक्ट जहां पर फर्स्ट लॉ का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले उसका फॉर्मूला आता है, और भाई उसने फॉर्मूला ही पूछा है, बताइए क्या है। तो मैं आपको बता दूं भाई, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू, क्यू मतलब हीट, और वर्क डन मतलब डब्ल्यू के बीच रिलेशन बताता है। तो हमने पढ़ा था भाई डेल्टा यू जो बराबर होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। भाई यही वाला फॉर्मूला पढ़ा था, सबको पता है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स किए हैं
तो आपको बहुत आसान पेपर लगने वाला है। तो हम जितने भी थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस आए ना सबको करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि उस एक टॉपिक से हमारे कितने ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए सबसे पहले हमने उसको उठाया था। ये कह रहे भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला वो क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब हम ऑप्शंस को देखने गए तो हमको तो दिख रहा सर डेल्टा यू तो है नहीं, तो मैं आपको बता दूं मैंने वहां पर भी बताया था कि डेल्टा यू को कुछ बुक्स में डेल्टा ई के नाम से भी जाना जाएगा। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी आप लिख सकते हो, जहां पर डेल्टा ई आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज, जिसको इंटरनल एनर्जी चेंज को हम डेल्टा ई या डेल्टा यू किसी से भी दिखा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कौन सा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सर, फॉर्मूला बी हमारा बिल्कुल राइट होगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आई होप पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, आसान था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। द सेकंड क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है सीपीसीबी में। भाई आप ग्रेजुएशन में जब आप क्लास 11 12th में होते हो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रख लेते हो, और ये आइडियल गैसेस के लिए दे रखा है। मैंने तो नॉन आइडियल गैसेस अलग गैसें होती है ना, उनके लिए भी सीपीसीबी में क्या रिलेशन बताना है वो सारी चीजें आपको बता चुका था। तो भाई यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा। हमने पढ़ा था सर सीपी माइनस सीवी बराबर एन आर था, क्या था हमारे पास, एन आर था। अगर हम कहें सर, क्या कहें सर, एन इक्वल टू 1 मोल कर दो, 1 मोल गैस के लिए निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर हो जाएगा सर। ठीक है, बता दीजिए कौन सा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, पहला ही हो गया सर। दूसरे में प्लस हो गया, हो ही नहीं सकता है, डिवाइड कर रहा हो ही नहीं सकता है, मल्टीप्लाई नहीं रे, क्या है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर के बराबर होता है। वहां पर एन की वैल्यू 1 कर दी है, इसलिए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर हो जाना है। मुझे लगता है पहले दो क्वेश्चन बहुत आसान थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपने वो लेक्चर सब कर रखे हैं, प्लेलिस्ट पूरी कर रखी है आपने थर्मोडायनेमिक्स की, तो मैं भाई आपसे श्योरली पूरे अच्छे तरह से बोल सकता हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे होंगे। अगर आपने एक्चुअल में कर रखा तो देखकर आसान क्वेश्चंस भी बता सकते हो। इनके क्वेश्चंस के आंसर आप खुद भी करने की कोशिश करो मेरे से पहले, और जब नहीं हो तो फिर मेरे को देख लो, आपको पता ही चल जाएगा। डिटेल आंसर इसका हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम, है ना, पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जो हमने पेपर यहाँ पर ले रखा है उसके एक साइड इंग्लिश में लिखा है, दूसरी साइड हिंदी में लिखा है, जिसको जो कंफर्टेबल फील होता है आप उसमें करिएगा। ठीक है भाई, हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला ही पूछा है भाई। मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर आपका अदर कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या फिर और भी जो भी यूनिट है आपकी, वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट हम ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है। बहुत कम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, आपके ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं, तो वहां पर 10 क्वेश्चन अगर आपके फॉर्मूले बेस्ड पूछे जा रहे हैं तो वहां पर मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। ये होता है, ये रेशियो है आपका। ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो यही है हमारे पास। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। अगर आपको पता हो तो हमने जब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो हमने क्या कह रहे थे भाई, अगर हमने कोई आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस ले रखा है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस मतलब जब हमने एक आइसोलेटेड एक हम बोल सकते हैं कंटेनर ले रखा है, वहां हाई प्रेशर से गैस को लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड करते हैं, तो वहां गैस का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। सर वो चेंज मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा था कि ज्यादातर केसेस में जो गैसों का जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट दिखाती है। वहां हमने म्यू का नाम लिया था। सर ये म्यू बताता है कि आपकी जो गैसेज है वो क्या बताएगा। म्यू की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आती है, हमने कहा था सर वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। अगर म्यू की वैल्यू आपकी निगेटिव आती है, हमने कहा था सर वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। और हमने कहा अगर म्यू की वैल्यू आपकी 0 आ जाए तो ना तो हीटिंग और ना ही कूलिंग, तो कुछ भी शो नहीं करेगा, ये हमने कहा था। तो इसके बारे में डिटेल तो वही हम वहां पर हम पढ़ चुके थे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम तो डायरेक्टली फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन करना सर अपन को, हमको तो इतना टाइम लगाना ही नहीं है। कैसे करेंगे भाई, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या था, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस में हम कह रहे थे सर आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस में अगर हम क्या करें,
प्रेशर में चेंज करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस को करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो उसके टेम्परेचर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसके इस रिलेशन को ही जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहते हैं। कितना सिंपल सा है, डेफिनेशन से तो फॉर्मूला आ रहा है सर। क्या बोला था, एट आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, इन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस ऑन चेंजिंग इन प्रेशर या फिर ऑन एक्सपांडिंग ए गैस from high pressure to low pressure, the temperature of the gas changes. The ratio of this is known as Joule-Thomson coefficient. सर यही तो बोला था। तो म्यू जी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी, ये हमारे पास हो जाता। तो देख लो भाई कौन सा, यहाँ कॉन्स्टेंट भी दिया है, कदापि नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंट भी दिया है, कभी नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंट एच है, कॉन्स्टेंट ही है। बट यहाँ पर क्या भाई, डी टी अपॉन डी पी बिल्कुल सही है, यहाँ डी पी अपॉन डी टी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाना है, ऑप्शन अपने पास हो जाएगा सी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और क्लियरली सबको दिख पा रहा होगा, क्लियरली सबको दिख पा रहा होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बहुत अच्छे से प्यार से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बताइए भैया 4 क्या कह रहा है हमसे। सर क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, वर्क डन पूछा है, वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। किसी भी आइडियल गैस के n मोल दे रखे हैं और आपसे पूछा बताइए भैया उसका वर्क डन क्या होगा। बहुत सिंपल सा, हालांकि अगर आप देख कर इसको बता सकते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, W बराबर आइडियल गैस आइसोथर्मल के माइनस nRT/ln V2 अपॉन V1, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ कहीं माइनस नहीं है, माइनस हटाने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, W इक्वल टू nRT/ln V1 अपॉन V2 हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या, माइनस को हटाना तो बस लॉग के बाद की जो वैल्यू उनको पलट दो, मतलब V1 ऊपर हो जाएगा, V2 नीचे हो जाएगा। तो nRT/ln V1 अपॉन V2 यानी nRT/ln V1 अपॉन V2 पहला ही ऑप्शन हो जाना है। और यहाँ लॉग मतलब नेचुरल लॉग है, ये ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग। ln दिखाओ या लॉग दिखाओ, और वो भी लॉग का बेस क्या होता है, ln मतलब होता है लॉग बेस e, इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला पता होगा, और ये फॉर्मूले के तो हमने बहुत ज़्यादा किस तरह से डिस्क्राइब करना होता है ये सब भी बता चुके थे भाई, इसमें छोड़ा ही नहीं था हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा था, अलग से सारी चीज़ें करी थी भाई। हमने ये पढ़ा था सर, हम अगर जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है सर, वहाँ वर्क डन हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही तो पढ़ा था। तो गैसेस केस में एक्सटर्नल इंटरनल, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहां पर एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर सेम हो जाता है, इसलिए W इक्वल टू माइनस पी डीवी हमने कर दिया था। भाई आइडियल गैस के लिए बात कर रहा है तो हमने कहा था भाई आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या होता है, PV इक्वल टू सर nRT होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से P की वैल्यू निकाले तो वो nRT अपॉन क्या हो जाता है, V हो जाता है। इसको उठाकर हमने यहाँ पुट कर दिया था, W बराबर क्या था, माइनस का nRT और यहाँ पर dV अपॉन V, इस तरह से पुट कर सकते हैं, बिकॉज अपन को पता है भाई यहाँ पर क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने कहा ऑन इंटीग्रेशन क्या करना भाई, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसको हमने इंटीग्रेट किया, W इक्वल टू माइनस nRT और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन V इंटू डी, राइट। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हमारे पास पाथ फंक्शन होता है, W क्या होता है हमारे पास, पाथ फंक्शन होता है। और पाथ फंक्शन के लिए तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज होना ही नहीं है ना, तो W रहेगा, W इक्वल टू माइनस का n हमारा कांस्टेंट है, R हमेशा कांस्टेंट, T को मैंने बाहर क्यों लिया, क्यों T हमारा भाई उसने बोल रखा है आइसोथर्मल है, उसने कहा भाई आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो मैंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ले लिया। और 1 अपॉन, जैसे हमने पढ़ा होता सर 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम कहेंगे सर ln x होता है, ln x होता है। आप बहुत सारे लोग log x लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, log का बेस e होता है, वो नेचुरल लॉग होता है ना, ये नेचुरल लॉग बेस e होता है, ठीक है। तो ln x होता है तो हम कह सकते हैं सर 1 अपॉन v का क्या हो जाएगा, ln v हो जाएगा, ln v हो जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट हमें रखनी पड़ेगी v1 से v2, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम जो होता है कि स्ट्रेट फंक्शन होता है, हमने इसकी लिमिट रख दी v1 से v2, तो यहाँ से W इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस nRT/ln
V2 अपॉन V1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। और भाई आप इससे ना अचंभा नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि सर ये फॉर्मूला हमारे पास आया कैसे, क्योंकि बहुत बार आपको ये सब बताया। जब जब भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स को इतना डिटेल लेके गया था, आपको समझा रहा था, उस टाइम पे भी आप उसको रियलाइज कर सकते हो कि हमने इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल से पढ़ा था और बहुत आसान तरीके से पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं किया तो आप कर लीजिए। सबसे अच्छी बात, उस टाइम पे मैं आपको लाइव करा रहा था, ये सारी क्लासेस लाइव थी ना, लाइव करा रहा था, तो जो भी सामने से आप मेरे से पूछ रहे थे मैं उनका जवाब भी दे रहा था। ठीक है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई प्रॉब्लम इन टॉपिक्स में वहां पर आएगी। तो ये कैसे आया आंसर आपको पता चल गया। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास माइनस में वाले प्लस में करना है, तो V1 अपॉन V2 हो जाएगा। दैट्स वाई द आंसर बिकम W इक्वल टू NRT log V1 अपॉन V2, यानी कि पहले जो आंसर है वही हो जाना। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, अभी हम चलते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन इन थर्मोडायनामिक्स। भाई स्टेट फंक्शन कौन सा इन थर्मोडायनामिक्स में? मैंने आपसे एक चीज कही थी, अगर आपको स्टेट फंक्शन जानना, आप फिलहाल वहां जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे ही बताया था कि आप दो चीजें ध्यान रखो। दो चीजें कौन सी? एक W जिसको हम वर्क कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, वर्क डन। दूसरा Q जिसको हम हीट कहते हैं। सर ये दोनों जो होते हैं हमारे पास, ये पाथ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। और इसके अलावा जितने भी आपके पास पूछे जाएंगे या बताए जाएंगे ना, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सब आपके स्टेट फंक्शन ही है। उसने हमसे ये कहा भाई मुझे हमको ये बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा है? हम कहेंगे सर जो हीट है, क्या वो स्टेट फंक्शन होता है? नहीं सर, ये तो पाथ फंक्शन है। क्या वर्क डन होगा? नहीं, ये तो पाथ फंक्शन है। क्या एंथैल्पी होगा? हाँ। क्या इंटरनल एनर्जी होगा? हाँ। इसमें तो सर दो दो आ रहे हैं ऑप्शंस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ भाई इनसे कोई ना कोई मिसप्रिंट हो गया है। अगर हम बात करें, मैंने भी अभी देखा इस चीज को। हाँ, बट स्टेट फंक्शन इंथैल्पी भी होता है, स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी भी होता है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं और जो मार्किंग होती है सबको सेम दे दी जाती है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन गलत भी किया होता तो उसको भी एक नंबर मिल जाता है, मतलब जो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको वो मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो दो ऑप्शन हमारे पास सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ना अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूनिट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने उसका डेफिनेशन पढ़ी। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए ये सब वहीं से आए जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, जो पढ़ चुके हैं भाई। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हमने ये कहा था कि सर 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल में जितने भी बॉन्ड हैं उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहता है। यानी जो भी एवरेज एनर्जी होती है उसे हम क्या कहता है? बॉन्ड एनर्जी कहता है। तो भाई पर मोल में दी जाती है ना, 1 मोल के अंदर। तो पहली बात तो यहाँ पर एक इकलौता पर मोल दे रखा है और एनर्जी किसमें दी जाएगी? किलो जूल में। तो भाई किलो जूल मोल इनवर्स यानी किलो जूल मोल इनवर्स यानी किलो जूल पर मोल, यही हमारे पास यूनिट हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। उसकी डेफिनेशन से हमें बिल्कुल बात क्लियर है। सर डेफिनेशन भूल गए तो क्या कोई और चांसेस है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का? चलो ट्राई करके देखते हैं। आइए, पैराकलम मोलर मास। अरे भैया कैसे हो जाएगा मोलर मास? मोलर मास क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ये मोलर मास होता है ना, और उनकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है। क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोई लेना देना है? नहीं, तो हो ही नहीं सकता सर ये। आगे कह रहे हैं डिग्री सेल्सियस। भाई कहाँ से हो जाएगा डिग्री सेल्सियस? टेम्परेचर की यूनिट है वो, है एनर्जी की यूनिट थोड़ी है, टेम्परेचर की यूनिट है। अगली किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, अब फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते इसको थक जाते हो। किलोवाट आवर, किलोवाट क्या? ये क्या बोल सकते हैं? पावर, और ये टाइम। पावर और टाइम का मल्टीप्लाई करते क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हमारे पास सी भी नहीं होगा, सी भी हमारे पास नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली डी, दैट इज किलो जूल पर मोल। डेफिनेशन याद है तब भी कर सकते हो।
नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। गॉट इट? चलिए अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है बताओ भाई? हम कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन विद द टेम्परेचर इज नोन एज। ओके, ये कह रहा है सर इनमें से कौन सी इक्वेशन है? देखो इक्वेशंस के नाम हमको दिए हैं, एक किरचॉफ इक्वेशन है, एक वॉल्स इक्वेशन है, एक एवोगाड्रोज इक्वेशन है और एक मैक्सवेल्स इक्वेशन है। तो मैं आपको बता दूं वॉल्स इक्वेशन, एवोगाड्रोज इक्वेशन, ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स से इनका कोई लेना देना नहीं है, हम ये भी नहीं बोल सकते लेना देना नहीं है, बट गैसेज स्टेट में इसका लेना देना ज्यादा रहेगा, गैसेज स्टेट में इसका लेना देना ज्यादा रहेगा, है ना। इसको हमने गैसेज स्टेट में ज्यादा पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के बारे में, एवोगाड्रोज लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में, है ना। तो ये सब का वहां ज्यादा लेना देना था। अगर आप बात करें यहाँ पर, इसने बोला है हमसे इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ हीट चेंज, हम कहें तो हीट चेंज से इनका कोई लेना देना नहीं है, हीट चेंज से इनका कोई लेना देना नहीं है। हीट चेंज ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर अगर आ गया, एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी का चेंज जब हम टेम्परेचर के साथ देखते हैं तो वो इकलौती एक ही रिएक्शन होती है, उसका नाम होता है किरचॉफ इक्वेशन। हमने बहुत प्यार से बहुत आसानी से ये सारी की सारी चीजें बता रखी हैं आपको। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा CP T2 माइनस T1। सर ये बहुत प्यार से बहुत बार ये वाली हमने इक्वेशन को कर रखा है। या फिर हमने पढ़ा था डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा CV, और यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1। दोनों में से कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों क्या बताते हैं हमारे लिए? हम कहेंगे सर दोनों हमारे लिए बताते हैं किरचॉफ इक्वेशन को। तो इकलौता है कि आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, दैट इज ए, दैट इज किरचॉफ इक्वेशन, राइट। ओके, नाउ अभी अपन को करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 अपन से क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको भाई, क्या कह रहा है हमसे? कुछ भी कहे अपन को तो सॉल्व करना है ना। Hess law is most commonly applied in the calculation of, अरे वाह, Hess law आपको याद है, Hess law of heat summation, ये लॉ पढ़ा था ना। क्या कहता भाई, आप सीधे अपने घर जाओ या फिर आप रुक रुक के स्टेप बाइज अपने घर जाओ, आपकी जो इंथैल्पी का चेंज है, ओवरऑल हीट का जो चेंज होगा वो, सॉरी हीट नहीं बोल सकते, इंथैल्पी चेंज की अगर हम बात करें तो वो आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब हमने वहां पर आपको ऐसा कहा था कि सर हमको ए है, हम ए जगह से हम जा रहे हैं डी पर, लेकिन तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए जो हीट है वो क्यू हमारे पास यूज हो रही है, निकल रही है, आ रही है, वी डोंट नो, कुछ भी हो रहा है, बट डी तक जाने में क्यू हीट का इन्वॉल्वमेंट है। हम पहले ए से गए बी में तो हमको Q1 हीट का चेंज करना पड़ा, फिर बी से गए सी में तो Q2 हीट का चेंज करना पड़ा, फिर सी से गए डी में तो Q3 का चेंज करना पड़ा। अगर मैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों को जोड़ दूं तो इसका ये टोटल, इन तीनों को जोड़ दें तो ये टोटल इसके बराबर ही आता है। सर इसी को हमने कहा था ना हैस लॉ, इसी को हमने कहा था ना हैस लॉ। अब इसने हमसे कहा भाई हैस लॉ इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड इन द कैलकुलेशन ऑफ, हैस लॉ किस चीज की कैलकुलेशन कर रहा है? टेम्परेचर चेंज की कर रहा है? नहीं, कभी नहीं। कहाँ कर रहा है टेम्परेचर चेंज? आ ही नहीं रहा। प्रेशर चेंज की कर रहा है? नहीं। कहाँ आ रहा है प्रेशर? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इंथैल्पी चेंज की कर रहा है? हाँ, इंथैल्पी चेंज की कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देखते हो तो उसको इंथैल्पी कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट की बात करते हो तो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बहुत बार बताया आपको, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको आराम से प्यार से सॉल्व हो गया होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए सर अपने क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है जरा सुन लेते हैं। हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस Cl2 रिएक्शन साइन 2HCl 44 कैलोरी दे रहा है, हमसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। भाई इसने कहा सर H2 प्लस Cl2 मिलकर बना रहा है 2HCl, तो इसमें जो हमारे पास में इनको बनाने के लिए हमको एनर्जी कितना मिला? सर हमको एनर्जी 44
किलो कैलोरी मिला है, ठीक है। ओके, हमसे कहा सर HCl के लिए जो HCl का फॉर्मेशन है वो बताओ। भाई HCl अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं तो उसका 1 मोल बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 1 मोल। बट इसने कितना बनाया हमें? 2 मोल। अपन को अगर HCl का 1 मोल बनाना है तो मुझे H2 कितना लेना पड़ेगा? हाफ। Cl2 कितना लेना पड़ेगा? हाफ। सर जब एक H2 एक Cl2 से 2 HCl मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है आपको 44, तो मुझे हाफ H2 हाफ Cl2 से एक HCl चाहिए, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? सर ये तो आराम से छोटा बच्चा भी कह देगा, सर हाफ कर दो। आप हाफ कर दोगे तो अपन को मिल जाएगा 22, 22। द आंसर इज 22 किलो कैलोरी। सिंपल सिंपल, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन पूछा भाई। फॉर्मूले ही फॉर्मूले फॉर्मूले दे दनादन फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। तो इससे एक चीज पता चले भी, जो हमने यूनिट कर रखी है उनमें जितने भी फॉर्मूले हम आपको बताए हैं, बनाना बताए, दिखाना बताए, जो भी हम XYZ जो भी हमने बताया, आप उनको सबको फॉर्मूले बाय हार्ट करके जाएंगे। फॉर्मूले आपको आने चाहिए भाई। मैं आपको बता दूं, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेम्प्ट कर जाओगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा है अभी तक। 10 क्वेश्चन आगे कोई और थर्मोडायनेमिक्स के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी। अभी देखते हैं कहाँ तक आता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। भाई डेल्टा ई क्या था? हमने कहा सर हमने डेल्टा ई को ना डेल्टा यू की टर्म में पढ़ा है, तो डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच में रिलेशन पूछा है, तो हमको एक चीज पता था सर, H इजिकल टू यू प्लस पी भी पढ़ा है ना आपने? H इजिकल टू यू प्लस पी भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी, ये अपन को बताना, यही तो हो जाएगा। डेल्टा में पूछा तो डेल्टा H इजिकल टू, अच्छा एक और चीज, इधर P नहीं तो एट कांस्टेंट प्रेशर कर लो। एट कांस्टेंट प्रेशर हमने लिया है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को बाहर करो। डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा यू प्लस P को बाहर करेंगे डेल्टा V, डेल्टा V। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपने पास? डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V। और U की टर्म में आप क्या लिख सकते हो भाई? डेल्टा E को लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो क्या भाई? आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा, अरे भाई डेल्टा H है यहाँ पर, सॉरी ये डेल्टा H है, डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा E, ये माना से नहीं हो सकता, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसने डेल्टा V कहाँ से आ रहा है भाई? ये नहीं हो सकता है, अरे बाबा कौन सा होगा? केवल और केवल हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, वैसे तो अब तक जितनी भी क्लासेस करी ना हम ये करते थे कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करा देते, बट अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, मुझे लगता है इतना ज़्यादा टाइम हमने अभी लिया भी नहीं है ना, तो हम बाकी के आगे के भी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जितने हो जाएंगे उतने करने, क्योंकि 100 क्वेश्चन है हमें, है ना। तो 100 क्वेश्चन है तो कुछ क्लासेस में ही कवर करने सारे के सारे, इतना ज़्यादा टाइम लेकिन नहीं जाना अपन। अब है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बताया था भाई। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने कहा था अगर हमारे पास सर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इधर करते इधर करते यहाँ पर आओ, हमने कहा सर हमारे पास में कोई, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जिनका जो न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहां से ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है। जब आप एसिड और बेस को आप मिलाओगे तो वहां से ऑलवेज एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनकी एनर्जी अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 13.7 किलो कैलोरी और इक्विवेलेंट इनवर्स, आई थिंक यही है ना, एक मिनट देखना, हाँ यही इतना ही आता, 13.7 किलो कैलोरी और इक्विवेलेंट इनवर्स आता है। अगर इसको हम मोल की टर्म में देखो, किलो जूल की टर्म में देखोगे तो ये लगभग 57.3 लगभग की बात कर रहे हैं, इसके आसपास
जो है किलो जूल मोल इनवर्स में भी, अगर आप किलो जूल मोल इनवर्स में पूछा जाए तो इतने के आसपास रहेगी, और किलो कैलोरी इक्विवेलेंट इनवर्स में पूछा जाए तो इतने के आसपास। अगर इनमें से अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तब तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आइदर एनीवन इज वीक, अगर इन दोनों में से एसिड या बेस में से कोई भी अगर वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन द न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू obtained always less than -30, या फिर हम बोल सकते हैं 13.7 किलो कैलोरी इक्विवेलेंट इनवर्स। अगर हमारे पास में इन दोनों में से कोई भी वीक है तो उनकी वैल्यू देखो, ये मैक्सिमम है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इतनी मैक्सिमम है। अगर हमारे पास कोई भी वीक आ गया तो हमेशा 13.7 से कम ही मिलेगी एनर्जी। अगर एक किलो जूल की बात करोगे तो 57.3 से कम ही मिलेगी, कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये हमने बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि हमको इतना ज़्यादा हर एक क्वेश्चन को टाइम नहीं देना। जब हमें टाइम देना था क्वेश्चन को तो हम डिटेल में क्यों पढ़ते भाई, डिटेल में पढ़ा है तो फिर हम इधर नहीं जाते ना, इसलिए इधर हम समय को बचा के चलते हैं। हमने कहा भाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, उसने कहा भाई अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बताए दो भैया, बता देंगे। पहली बार तो ये प्लस दे रहा है, प्लस में कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहां से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, और जहां से एनर्जी निकलती है वहां निगेटिव साइन आता है। यहाँ पॉजिटिव दे रखा था, इसने पाप कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, इसने तो भैया औकात से ज्यादा वैल्यू दिखा दी। अरे भैया 13.7 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता कुछ भी, इसने 27 पहुंचा, 27, अरे उससे दोगुना पहुंचा दिया, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, 13.7 दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिया, लेकिन पीछे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। क्या कर रखा है सर? किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और कैलोरी पर, अरे नहीं हो सकता पर मोल में इतना है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल हो जाएगा सही। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अभी हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है भाई? हमसे कह रहा है सर, इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज 100 माइनस का 100 किलो जूल, इट्स इंट्रिंसिक एनर्जी विल बी, इंट्रिंसिक एनर्जी मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी एसोसिएट विद दैट, मतलब उसके साथ जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी होती है उसी को हम इंट्रिंसिक एनर्जी कहेंगे। जब किसी भी कंपाउंड को फॉर्म किया जाता है, तो वहां पर जो हीट चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। वो हमारे पास माइनस का 100 किलो जूल है, मतलब कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो गई, इतनी हीट रिलीज हुई है, तो उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी कितनी होगी? देखो, हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन में ये पढ़ा था, जब भी कोई कंपाउंड हमें बनाना होता है हम उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से बनाते हैं, पर स्टैंडर्ड स्टेट की जो एनर्जी होती है ऑलवेज जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। अब उसकी वैल्यू जीरो है, तो इसकी जो भी वैल्यू यहाँ से निकली उसमें से जीरो माइनस करेंगे, उतना ही बचेगा। मतलब हम क्या करेंगे भाई? तो जब उसको हम जीरो में से माइनस करेंगे तो जीरो माइनस 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी, जीरो में से हम इंट्रिंसिक एनर्जी की बात करेंगे तो जीरो माइनस, और वैल्यू कितनी है? माइनस का 100, तो आप आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, इसका आंसर अपने पास डी हो जाना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। द कार्नोट थ्योरम वाज डिस्कवर्ड इन, अरे ये तो डायरेक्टली भाई ये तो ईयर वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप सीधा आप मेमोराइज ही कर सकते हो, और कोई हमारे पास दूसरा तरीका नहीं होता इसके लिए। उसने कहा भाई कार्नोट थ्योरम है, कार्नोट थ्योरम जो दी थी भाई डिस्कवर्ड की थी, किसने की थी ये नहीं पूछा, वो कार्नोट नहीं की थी, आराम से आप बता सकते हो क्योंकि कार्नोट साइंटिस्ट का ही नाम है उनका, है ना। कब दी थी? तो कब दी थी मैं आपको बता देता हूँ, ये 1824 में दिया गया था, 1824। ओके, ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए भी अपना क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल
इज बेस्ड ऑन द पीवीटी रिलेशन फॉर आइडियल गैस इज गिवन बाय इक्वेशन। अरे आइडियल गैस इक्वेशन पूछिए, हम तो सर बचपन से पढ़ रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। है कोई ऑप्शन? हाँ पहला ही है सर, पहला ही है सर, पहला ही कह रहा है हमसे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दूसरा कह रहा है पीवी इज इक्वल टू एन आर अपॉन टी। नहीं हो सकता रे, ये पॉसिबल ही नहीं, बाकी कोई पॉसिबल ही नहीं, एक ही है ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हो। ओके, अभी हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है ये बता दो सर। द टेम्परेचर ऑफ द आइसोथर्मल, ओके आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर रिजर्वियर, ओके आइसोथर्मल रिजर्वियर आर T1 and T2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन वुड बी, कार्नोट इंजन पढ़ा था, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पढ़ी थी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। फिर हमने पढ़ा था सर ये जो इंजन होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमने ये पढ़ा था कि सर जो हमारे पास एफिशिएंसी है ईटा, वो हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, भाई सोर्स का जितना टेम्परेचर है आप उसमें से सिंक के टेम्परेचर को माइनस कर दीजिए बटे सोर्स के टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए। भाई जहां से टेम्परेचर मिल रहा है उसका हाई टेम्परेचर होता है, जहां टेम्परेचर हमें देना है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो हमने इसको ऐसे भी लिख दिया था कि TH माइनस TC अपॉन TH, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर डिवाइड बाई हाई टेम्परेचर। अब इसने हमसे नहीं बोला भी कौन सा हाई है कौन सा, तो पहले टेम्परेचर सोर्स से जाता है बाद में सिंक में जाता है, तो हमने सोर्स के टेम्परेचर को T1 मान लिया और सिंक के टेम्परेचर को T2 मान लिया। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, T1 माइनस T2 अपॉन T1, द ऑप्शन बिकम ए हमारे पास हो जाएगा। पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑप्शन सी की भी है, लेकिन कब, यहाँ इस केस में क्या है, T1 हमारा ग्रेटर टेम्परेचर है T2 से, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये थोड़ा सा, लेकिन उसने रेस्पेक्टिवली लिख दिया ना, उसने लिख दिया रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब सोर्स से सिंक की तरफ आप जाओगे तो सोर्स का टेम्परेचर वैसे भी ज़्यादा होता है, इसलिए T1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, क्लियर है। ओके, अभी हमें चलना क्वेश्चन नंबर अपने 16 के साथ। क्या कह रहा है भाई हमसे क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक तो हमको पता चल रहा है सर, ये TC है कम टेम्परेचर है ना, ये TH है ज्यादा टेम्परेचर है ना, और आपसे पूछा क्या एफिशिएंसी ही पूछी, अभी वाला जो फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन TH, ठीक है सर। हाँ एक और चीज याद रखनी है आपको, जो आपको डिग्री सेल्सियस में कभी भी आपको फॉर्मूले में फिट नहीं करना टेम्परेचर को, हमेशा केल्विन में करना है। तो आप 85 को अगर आपको क्या करना है, मतलब हम बात करना है TC कितना हो जाएगा 85 डिग्री सेल्सियस में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 273.15। जब आप ऐड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, ये तो 0.15 रहेगा, ओके 358 हो जाना है, ओके फिर अपने पास 7 5 हो जाना है, ठीक है 2 + 1 3 हो जाएगा, 358.15 केल्विन आ जाएगा TC, ठीक है इतना तो ये हमारे पास है। TH अगर हम निकालें तो TH कितना आ जाएगा भाई, TH अपने पास 200 है, 200 + 273.15, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता तो ऐड कर देना अपन को उतना निकल आएगा। तो ये तो तुम्हें आती होंगी सारी चीज़ें, जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 473, राइट 473.15 केल्विन आ जाएगा, इस फॉर्मूले में रख दो। जब हम फॉर्मूले में रखेंगे म्यू इज इक्वल टू TH कितना भाई, ये रहा कितना 473.15 माइनस 0.15 मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 358 डिवाइड बाई 473, राइट। लेट्स सॉल्व करने की कोशिश करता भाई,
2 और ये 5 5 हो जाना है अपने पास इधर है ना, यहाँ 6 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 473 हो जाएगा, ठीक है 473 हो जाएगा। ओके लगभग 4 टाइम्स आ रहा। ओके लगभग ये कितने टाइम्स से आएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, लगभग 1/4 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 1/4 के आसपास आएगा, ठीक है 1/4 मतलब 25% के आसपास आएगा, 25%। परसेंट में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% के आसपास आएगा, तो ये 27% है, ये नहीं होगा, 24.31% ये हमारे पास आंसर होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लेना आंसर उम्मीद करते हैं इतना ही आएगा, 24.31% के आसपास ही आएगा, 27 ज़्यादा हो जाएगा, उतना नहीं आएगा, ठीक है ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। भाई मैं एक चीज को देख रहा हूँ, मैं एक चीज को अभी तक एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि अभी तक 17वां क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं और अभी तक कोई भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से बाहर आए नहीं मतलब ये आप उम्मीद कर सकते हो, ये आप सोच सकते हो कि यूनिट हमारी कितनी इंपॉर्टेंट थी जो हमने पढ़ी थी, है ना। 100 क्वेश्चन में से 17वां क्वेश्चन चल रहा है और अभी न जाने कितने क्वेश्चन होंगे, इसके अगला भी है, इसके अगला भी थर्मो का ही है क्वेश्चन है। देखिए आइडेंटिफाई द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन गिवन बिलो। सॉरी, गिब्स एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था G इज इक्वल टू H माइनस TS और H इज इक्वल टू हमने अभी भी जाना U प्लस PV होता है सर, थोड़ी देर पहले तो जाना था, उसको उठाकर अगर मैं इधर रख दूं G इज इक्वल टू H की जगह क्या रखना है सर, U प्लस PV माइनस TS। देख लो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS, द ऑप्शन विल बी बी। देखो खेल गया ना हमारे पास एग्जामिनर, क्या खेल गया सर, अभी तक इंटरनल एनर्जी को ई से दिखा रहा था, अब उसने वापस से देखो यू से दिखा दिया, ये होता है यू और ई कुछ भी आ सकता है, आप प्रिपेयर होकर जाओगे, ठीक है ना। अब ये नहीं कहोगे सर आपने तो यू पढ़ाया हमको ई आ रहा है, या ई पढ़ाया हमने यू आ रहा है, हम दोनों की बता रहे हैं, ई यू कुछ भी करे आपको आंसर करना है, ठीक है ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 18, फिर से एफिशिएंसी से आ गया रे, फिर से एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया। कार्नोट एफिशिएंसी, कार्नोट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं किसी का थ्योरेटिकल एग्जाम भी होता है ना, तो भाई वहां पर तो कार्नोट इंजन को आप पढ़ के ही जाओगे, कार्नोट साइकिल को पढ़ के ही जाओगे, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देख लो इसमें भी इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100%, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, अरे भैया उसने कहा 100% एफिशिएंसी चाहिए, तो बताओ सिंक का टेम्परेचर क्या होगा। अरे भैया हमने अभी अभी जाना म्यू इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सोर्स है माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स। भाई अगर मुझे ये 100% चाहिए तो म्यू की वैल्यू 1 चाहिए, सॉरी म्यू नहीं ईटा होता, ईटा होता, ईटा की वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को 1, ईटा इज इक्वल टू 1 तो मतलब 100%, और भाई ईटा इज की वैल्यू 1 कब होगी, जब इसकी वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा, 0 कर दूंगा सोर्स से सोर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो सिंक का टेम्परेचर कितना होगा, 0 केल्विन हो जाएगा सर, 0 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। खराब होता है, एक मिनट, यहाँ है कोई, चलो हाँ भाई, तो 18 क्वेश्चंस हो गए। ओके अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है एंट्रोपी चेंज बताना है सर, एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज। तो भाई एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्ट फॉर्मूला इसका भी है, डेल्टा एस इज इक्वल टू R ln V2/V1, यही हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा V2/V1। आप वर्क डन वाले को याद करके चलेंगे तो वर्क डन वाले में क्या होता है, NRT ln V2/V1 होता है, वो भी माइनस में, बट यहाँ प्लस में होएगा, पहली बात ये।
और क्योंकि टेम्परेचर से यहाँ पर डिवाइड होता है तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए Rln V2/V1 हो जाएगा। ये इसका जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं जो भी लेक्चर में वहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे कि ये हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से है कैसे है, पूरे डेरिवेशन ही करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से आया हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू नर्स थ्योरम, according to Nernst theorem relation of delta H and delta G is, भाई डेल्टा H और डेल्टा G में क्या रिलेशन होता है नर्स्ट इक्वेशन के बेस पर। तो भाई हमने ये कहा, ऐसे एक बात बताओ, डेल्टा H इज इक्वल टू या डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट। डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बिल्कुल। नर्स्ट हीट थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर मैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर टेंड्स टू 0, अगर मैं टेम्परेचर को 0 केल्विन के पास लेके जाता हूं, किसके पास लेके जा रहा हूं, 0 केल्विन के पास लेके जा रहा हूं, जब टेम्परेचर 0 के पास जाएगा तो भाई जो डेल्टा G है वो लगभग बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। सर यही तो नर्स्ट हीट थ्योरम था। हाँ बिल्कुल यही था सर नर्स्ट थ्योरम। तो अपने पास कौन सा है, बड़ा हो जाएगा, नहीं बराबर नहीं होगा, बराबर होगा, हाँ बराबर, लगभग बराबर मतलब बराबर होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गला सूख गया, पानी भी लेके नहीं बैठे थे आज हम। तो मुझे लगता है 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वैसे मैं मूड तो शायद 10 क्वेश्चन समझाने के लिए आया था, बट 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और लेक्चर आपका आई थिंक 45 मिनट्स का हो चुका है। देखो अभी तक सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स से आए हुए, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स है कितना इंपॉर्टेंट। अभी आपको एग्जाम्स के लिए बहुत सारा टाइम है, तो आप एग्जाम्स से पहले वो सारी की सारी यूनिट्स जो हमने करा रखे हैं उनको आप कंप्लीट करके जाएंगे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, उसके बाद भी थर्मो का क्वेश्चन है, इसके बाद भी थर्मो का क्वेश्चन है, इसके बाद भी, अरे भाई बहुत सारे थर्मो के आने वाले हैं। चलिए अभी हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम अगले लेक्चर में आपको साथ, है ना। अभी इस लेक्चर को यही समाप्त करना है। फिलहाल आपसे बस एक उम्मीद रहेगी कि आपका अगर सिलेबस नहीं हो पाता है, बट मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको एग्जाम्स देना है, तो उसकी प्रिपरेशंस के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस हो, मैं सबको कराऊंगा, उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी तो थर्मो कॉन्सेप्ट हम पहले से बता चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं बताया, बट जो टॉपिक्स हम नहीं करे हैं अभी तक और वो आता है तो फिर हम उसका कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आपसे एक ही उम्मीद रहेगी, जितने भी लोग हैं आप उनको लेक्चर को शेयर करो, उनको भेजिए आप, है ना, ताकि वो लोग जुड़ें और मैं आपको टाइम टू टाइम आपका जो सिलेबस है वो कराता रहूँ। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई जोड़ने की कोशिश करें आप, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी। धन्यवाद।